हेलो एवरीवन, मैं पीयूष सिंह गहरवार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी में। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइल फॉर्मेट्स इन सी प्लस प्लस। फाइल फॉर्मेट्स इसका मतलब क्या होता है कि किस किस फॉर्मेट की फाइल सी प्लस प्लस में क्रिएट होती है जब हम सी प्लस प्लस पर कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पर फाइल फॉर्मेट्स को पता करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फाइल का, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। राइट, जब हम किसी भी फाइल का नाम लिखते हैं तो हमेशा फाइल का नाम दो पार्ट्स में होता है, चाहे कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो। ऑलराइट, जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी भी फाइल का नाम लिखा जाता है तो कुछ ना कुछ नाम लिखा होता है, देन एक डॉट लगा होता है और उसके बाद दो तीन कैरेक्टर्स और भी लिखे होते हैं। तो यही असल में किसी भी फाइल के नाम के दो पार्ट होते हैं। जो डॉट यानी पॉइंट होता है, पॉइंट के पहले जो नाम लिखा होता है उसे कहा जाता है फाइल का प्राइमरी नेम। राइट, यानी फाइल का प्राथमिक नाम। और दूसरा जो डॉट के बाद होता है दो या तीन अक्षर का, वो कहलाता है फाइल का एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन नेम ऑफ फाइल। राइट, तो ये जो एक्सटेंशन नेम होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अगर हम इसके रोल को समझने की बात करें तो आप सभी जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सभी मोबाइल तो डेफिनेटली यूज़ करते होंगे। राइट, अगर आप मोबाइल में देखते हैं तो हमेशा आपको जो भी फाइल होती है फाइल में आगे डॉट लगा होता है, उसके आगे दो तीन कैरेक्टर्स लिखे हुए मिलते हैं। ठीक है, अगर मैंने आपको अपना मोबाइल दिया और मोबाइल में कहा कि इसमें एक फोल्डर है ABC नाम का, और उस फोल्डर के अंदर M1 नाम की एक फाइल है, उसको डिलीट कर दो। ठीक है, अब आपने जब ABC फोल्डर ओपन करके देखा तो आपने क्या देखा कि उस फोल्डर के अंदर M1 नाम की चार फाइल्स। मैंने क्या कहा कि M1 नाम की एक फाइल मिलेगी ABC फोल्डर के अंदर, उसे डिलीट करो। ठीक है, लेकिन आपने जब देखा तो वहां पर M1 नाम की चार फाइल्स हैं। अब यहां पर आप कंफ्यूज, बोला तो M1 ही था बट यहां तो चार है, किसे डिलीट करूं। राइट, तो यहां पर काम आता है एक्सटेंशन। ऑलराइट, जैसे आपने जैसे चार फाइल देखी तो आपने पूछ लिया कि कौन सी फाइल डिलीट करना है। चार है M1 नाम की फाइल। तो अगर मैंने बता दिया कि जो म्यूजिक फाइल है उसको डिलीट करना है। ठीक है, तो अभी भी क्या म्यूजिक फाइल इन चारों में से कौन है, क्या हम देख करके क्लियरली बता सकते? नहीं बता सकते। लेकिन जब एक्सटेंशन देखेंगे तो हम जरूर समझ जाएंगे कि कौन सी म्यूजिक फाइल है, कौन सी ऑडियो फाइल है। राइट, जैसे पहली वाली फाइल में हमने देखा कि M1 के बाद डॉट के बाद लिखा हुआ है JPG। तो JPG असल में किस फाइल को कहा जाता है? जो इमेज फाइल्स होती हैं, जो फोटोज होती हैं। जब हम इमेजेस क्लिक करते हैं अपने मोबाइल से, फोटोज क्लिक करते हैं, राइट, सेल्फी लेते हैं, तो ये सभी असल में इमेज फाइल्स होती हैं। और इनका एक्सटेंशन हमेशा आप देखेंगे कि आपको .jpg मिलेगा। राइट, देन सेकेंड टाइप में हमने क्या देखा कि यहां पर लिखा हुआ था MP4। अब MP4 क्या होता है? ये असल में वीडियो फाइल्स होती है, यानी ये वीडियो क्लिप्स है। ठीक है, तीसरे वाले में हमने देखा कि लिखा हुआ है MP3। राइट, MP3 किसे कहते हैं? ऑडियो फाइल या म्यूजिक फाइल को, ऑडियो या म्यूजिक फाइल। क्लियर? वही हमें डिलीट करना है, जो ऑडियो फाइल है उसी को डिलीट करने को हमें ऑर्डर दिया गया था। चौथे में भी देखते हैं, सपोज चौथा भी है तो यहाँ M1 के बाद डॉट के बाद लगा हुआ है PPT। तो PPT नॉर्मली हम किसको बोलते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, स्लाइड शो। राइट, तो यहां अब इन चारों फाइल्स में डॉट लगा करके उनके एक्सटेंशंस लिखे हुए हैं, और इन्हीं एक्सटेंशन को देख करके हम समझ पा रहे हैं, हम पहचान पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन सी फाइल किस टाइप की है। राइट, तो कहने का मतलब कि फाइल का टाइप, फाइल का बिहेवियर, फाइल का नेचर बताता है फाइल का एक्सटेंशन नेम। JPG है, इमेज फाइल है, MP3 है, ऑडियो फाइल है, MP4 है, वीडियो फाइल है, और PPT है तो
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। अगर इसी की जगह में PDF होता है, इट मीन्स पेज मेकर, PDF डॉक्यूमेंट है। DOC होता है मीन्स वर्ड फाइल है। XLS होता है मीन्स एक्सेल फाइल है। तो ये जो एक्सटेंशन होते हैं इनका बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है फाइल को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। ये असल में फाइल का टाइप बताते हैं, फाइल किस टाइप की है, किस फॉर्मेट की है, ये पता चलता है यूज़र को। क्लियर? तो आइए अब हम आगे चलते हैं, C++ की बात करते हैं कि जब हम C++ पर प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारी जो फाइल होती हैं उनको क्या एक्सटेंशन मिलता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हर अलग अलग टाइप की फाइल के लिए अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स, अलग अलग फाइल एक्सटेंशन है। तो जब हम C++ पे बनाते हैं अपनी फाइल तो उन्हें कौन कौन, असल में C++ में केवल एक फाइल नहीं बनती, यहाँ पर कई फाइल्स बनती हैं। हम एक ही बनाते हैं, ऐसा नहीं कि हमें कई फाइल बनानी पड़ेगी, हम बनाएंगे एक, लेकिन उसको C++ कर देगा अनेक, ठीक है। तो वो जो अलग अलग कई फाइल्स बनती हैं इनके एक्सटेंशन भी असल में अलग अलग होते हैं और उसी एक्सटेंशन के थ्रू ही हम पहचान पाते हैं कि हमारी वाली कौन सी है, क्योंकि नाम सभी का एक होने वाला है, ठीक है। तो देखिए जब हम C++ पर काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, जाहिर सी बात है प्रोग्राम टाइप करना, ठीक है। जब भी आपको कोई प्रोग्राम बनाने को कहा जाता है या कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम, आपको स्पेसिफिक प्रोग्राम आपको बनाना है तो पहले तो आप उसकी लॉजिक, एक कॉन्सेप्ट उसका दिमाग में सेट कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा ऐसा हमें करना है, ठीक है। और जब डिसाइड हो जाता है कि ठीक है हमें इस तरह से प्रोग्राम बनाना है, तब फिर हम कीबोर्ड लेकर के अपना सिस्टम ऑन करके बैठ जाते हैं टाइप करने के लिए अपना कोड, राइट। तो सबसे पहला काम होता है हम अपना कोड लिखते हैं। अच्छा, जो हमारे द्वारा लिखा गया कोड होता है, ठीक है, यूजर के द्वारा जो लिखा गया कोड होता है उसको असल में कहा जाता है सोर्स कोड, ठीक है। आजकल बोलने को हम लोग बोलते हैं कि कोडिंग कर रहे हैं, क्या लिख रहे हो, क्या टाइप कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हैं। पूरा नाम उसका सोर्स कोड है, ठीक है, क्योंकि सोर्स कोड के अलावा भी एक कोड होता है, वो आप नहीं लिखते, वो कंप्यूटर अपने से तैयार करता है, तो उसको आप सोर्स कोड नहीं बोलेंगे। सोर्स कोड किस कोड को कहा जाता है, जो यूजर के द्वारा टाइप किया गया कोड होता है, वो प्रोग्राम जो यूजर के द्वारा बनाया गया है, दैट इज सोर्स कोड। ऑलराइट, तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है जब आप C++ पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप टाइप करते हैं अपना सोर्स कोड। आपने टाइप किया अपना सोर्स कोड। अब सोर्स कोड यानी प्रोग्राम आपका टाइप हो गया, अब आपने फाइल को सेव किया। सेव करते समय आपने फाइल को नाम दिया M1। अब यहां से ध्यान देना थोड़ा सा शुरू करिएगा, बस थोड़ा 10 मिनट का कंसंट्रेशन चाहिए आपको, बल्कि और कम। M1 आपने नाम दिया, ठीक है। अब जैसे ही M1 लिख करके आप एंटर प्रेस करेंगे, मतलब जैसे ही आप M1 फाइल को नाम देंगे, ऑटोमेटिकली मतलब इसका जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, जो आपकी सोर्स फाइल होगी M1 के बाद आपको .cpp मिलेगा, ठीक है। जो .cpp होता है ये C++ में यूजर की सोर्स फाइल का एक्सटेंशन होता है, ये इसकी पहचान है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको फाइल के नेम के बाद .cpp लगा हुआ मिल रहा है, दैट मीन्स कि ये एक C++ की फाइल है, और C++ की भी कौन सी फाइल है, सोर्स फाइल है। क्लियर? मतलब इसके अंदर सोर्स कोड लिखा हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है सोर्स फाइल। ऑलराइट, अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी, आपने अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपको अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना है। कंपाइल ये एक प्रोसेस है असल में, ठीक है। कंपाइल प्रोसेस में बेसिकली दो काम होते हैं, ठीक है। पहला काम क्या होता है, कंपाइलेशन प्रोसेस में पहला काम यह होता है कि हमने जो सोर्स कोड टाइप किया है, जो हमने प्रोग्राम टाइप किया है, उसको कंपाइलर पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक लाइन वाइज चेक करता है कि कहीं आपने कोडिंग करने में मिस्टेक तो नहीं की है, कहीं कोई एरर तो नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई आपसे। गड़बड़ी का मतलब जैसे आपने कहीं पर ब्रैकेट स्टार्ट किया पर क्लोज नहीं किया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया बट क्लोज नहीं किया, जहां पर कॉमा लगना चाहिए वहां आपने कॉमा नहीं लगाया, ठीक है। इस टाइप की जो मिस्टेक्स होती हैं उनको हम कहते हैं सिंटैक्स एरर्स, राइट। तो कंपाइलर हमारे पूरे कोड को, हमारे पूरे प्रोग्राम को
फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन, शुरू से अंत तक एक एक लाइन करके चेक करता है कि कहीं आपके द्वारा कोई मिस्टेक तो नहीं की गई है प्रोग्राम में। क्लियर? अगर उसको कहीं भी मिस्टेक दिखाई देती है तो वो तुरंत आपको एक बॉक्स में लिख करके दे देगा कि आपके प्रोग्राम में इतनी एरर है, नंबर ऑफ एरर्स दे देगा, 2 एरर्स, 7 एरर्स, 3 एरर्स, जितनी भी होंगी एरर शो करेगा, नहीं होगी तो 0। ठीक है, तो अगर आपके प्रोग्राम में एरर शो होती है तो आपका नेक्स्ट काम क्या होगा? आप उस एरर को सुधारेंगे। आप अपने फिर से सोर्स कोड में जाएंगे और जहां जहां एरर्स बताई गई हैं उन सबको सुधारेंगे। देन सुधारने के बाद आप फिर से प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। अगर फिर भी एरर दिखेगी तो फिर से कंपाइलर बताएगा कि अभी ये एरर बची हुई है, और अगर एरर नहीं होती है तो फिर 0 एरर शो होगा। और जब प्रोग्राम आपका एरर लेस हो जाता है, जब आपके प्रोग्राम में 0 एरर्स होती हैं, तब फिर एक और नेक्स्ट काम, एक और नेक्स्ट ऑपरेशन, एक और नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करता है कंपाइलर। ठीक है, तो देखिए कंपाइलर पहली प्रोसेस क्या करता है? हमारे प्रोग्राम को फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन चेक करता है। ठीक है, यानी checks the program from first line to last line, checks the program from first line to last line। ऑलराइट, तो ये तो इसका पहला काम हुआ। किसका? कंपाइलर का। मतलब कंपाइलेशन प्रोसेस में 2 मेन काम होते हैं, जिसमें से पहला क्या है? कंपाइलर चेक्स आवर प्रोग्राम फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन, हमारे प्रोग्राम को पहली से आखिरी लाइन तक चेक करता है और हमें एरर बताता है। ठीक है, और जब हमारा प्रोग्राम एरर फ्री हो जाता है, एरर लेस हो जाता है, तब ये अपना दूसरा काम करता है। दूसरा काम क्या होता है कि हमने जो प्रोग्राम ये टाइप किया है, कौन सा? सोर्स कोड। असल में ये सोर्स कोड यूजर ने टाइप किया है, और यूजर कौन सी लैंग्वेज समझता है? केवल हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और यूजर जो कमांड भी देता है, जो इंस्ट्रक्शन भी देता है कंप्यूटर को, वो असल में हाई लेवल लैंग्वेज में ही देता है। यानी सर्दी जुकाम हो गया असल में, आज सुबह सुबह नहाते समय भीग गया काफ़ी, तो मजाक कर रहा हूँ, नहाते समय तो सभी भीगते हैं, सर्दी हो गई। तो चलिए ऐसे ही मजाक मजाक में आप प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो सेकंड काम क्या होता है? जब आपके प्रोग्राम में एरर एक भी नहीं होती है, ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा था कि जो आपने सोर्स कोड लिखा है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो यूजर होता है वो केवल हाई लेवल लैंग्वेज समझता है। तो यहां पर हाई लेवल लैंग्वेज में आपने तो कोड लिख दिया कंप्यूटर में, राइट, और कंपाइलर ने पढ़ लिया कोड, और उसके बाद उसको एक भी एरर नहीं दिखी। लेकिन अब आगे काम बढ़ेगा कैसे? क्योंकि कंप्यूटर से इस काम को हमें कराना है, जिसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया है। पक्की बात है, प्रोग्राम किसी न किसी काम के लिए ही बनाया जाता है कि ये काम करो। ठीक है, तो वो काम होगा कैसे? क्योंकि वो काम हमें कराना है कंप्यूटर से, और कंप्यूटर समझता है सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज। हमने उसको ऑर्डर दिया है हाई लेवल लैंग्वेज में, काम फंस गया यहां पर आके। ठीक है, तो इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए कंपाइलर अगली प्रोसेस परफॉर्म करता है। हमने जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया था, हमारे इस हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को, प्रोग्राम को कंपाइलर कन्वर्ट करता है लो लेवल कोड में, ट्रांसलेट करता है। ठीक है, और ट्रांसलेट करके एक नई फाइल में भर देता है, और वो जो नई फाइल बनती है उसका भी नाम वही होगा जो आपने दिया था, यानी कि M1, लेकिन इसका एक्सटेंशन होगा OBJ। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा, ये OBJ फाइल कहलाती है, और ये OBJ फाइल C++ में कब क्रिएट होती है? जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है। ठीक है, आफ्टर कंपाइलेशन कंपाइलर OBJ फाइल क्रिएट करता है, और इस OBJ फाइल के अंदर क्या स्टोर होता है? आपके ही प्रोग्राम का ट्रांसलेटेड फॉर्म। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में आपने जो प्रोग्राम लिखा था वो था हाई लेवल लैंग्वेज में, उसी को ट्रांसलेट कर दिया लो लेवल लैंग्वेज में और लिख दिया OBJ फाइल के अंदर। क्लियर? तो ये लो लेवल प्रोग्राम जो OBJ फाइल के अंदर लिखा है, इसको असल में कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड। मैंने बताया था ना कि कुछ मशीन जनरेटेड कोड्स भी होते हैं, पर उन्हें कुछ और कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड्स। C++ में कंपाइलेशन के बाद
जो हाई लेवल कोड के लो लेवल कोड जनरेट होते हैं उनको ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है, ठीक है। और इसको रखा जाता है ओबीजे एक्सटेंशन वाली फाइल में, और इसीलिए इस फाइल को कहा जाता है ऑब्जेक्ट फाइल। जैसे सोर्स कोड वाली फाइल को क्या कहते हैं, सोर्स फाइल, उसी तरह से ऑब्जेक्ट कोड वाली फाइल को कहा जाता है ऑब्जेक्ट फाइल। ऑलराइट, अब बहुत अच्छा हो गया, हमारा जो हाई लेवल प्रोग्राम था वो लो लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल कोड में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कंप्यूटर को समझने के लिए अब हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है, ठीक है। लो लेवल कोड बन गए, यानी कंप्यूटर अब उस लो लेवल कोड को पढ़ेगा और फटाक से काम कर देगा, क्योंकि कंप्यूटर के समझने वाले कोड तैयार हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हम अपने प्रोग्राम को चलाएंगे मतलब रन करेंगे यानी एग्जीक्यूट करेंगे। असल में एग्जीक्यूट या रन करने का मतलब क्या होता है, रन करना या एग्जीक्यूट करना। वैसे हम नॉर्मली खूब बोलना सुनते हैं ना कि ये रन कर रहे हैं, वो रन कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब क्या है इसका, मतलब जिस काम के लिए वो प्रोग्राम बनाया जा रहा है उस काम को करना। क्लियर? जैसे आप प्रोग्राम बना रहे हैं सिंपल सा 2 नंबर ऐड करने के लिए, तो जब प्रोग्राम वगैरह सब तैयार हो जाएगा तब फिर आप उस प्रोग्राम से 2 नंबर ऐड करने का काम करेंगे। तो जब आप 2 नंबर ऐड करने का काम कर रहे होते हैं वो कहलाता है प्रोग्राम को रन करना या एग्जीक्यूट करना। जिस विशेष कार्य को करने के लिए प्रोग्राम को बनाया जा रहा है, जब वो कार्य कंप्यूटर पर हो रहा होता है उसे हम कहते हैं प्रोग्राम को रन करना या एग्जीक्यूट करना। क्लियर? हालांकि सभी को पता है ये बात, आजकल तो स्कूल के बच्चे भी जानते हैं ये बात, लेकिन फिर भी मुझे लगा बता देता हूं। एनीवेज, तो यहां अब हमने क्या किया, लो लेवल कोड तैयार हो गए, अब हमने अपने प्रोग्राम को रन कराया कंप्यूटर पर। तो जैसे ही प्रोग्राम एक बार कंप्यूटर पर रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो एक और नई फाइल क्रिएट होती है, उसका नाम होता है m1.exe। नाम वही है m1, बट यहां पर एक्सटेंशन क्या हो गया, exe। इस exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब रन होने वाली फाइल, राइट। एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी रन होने वाली, रनेबल फाइल, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 एक्सटेंशंस क्रिएट होते हैं जब हम C++ पर प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमारे द्वारा जो बनाई गई फाइल होती है वो होती है सोर्स फाइल, और उसका एक्सटेंशन होता है .cpp। देन कंपाइलेशन जब हो जाता है तो हमारे प्रोग्राम की ही एक और ट्रांसलेटेड फाइल क्रिएट होती है जिसका एक्सटेंशन होता है obj, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। और जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करते हैं देन एक और फाइल क्रिएट होती है जिसका एक्सटेंशन होता है exe, इसे कहा जाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। और इसके अंदर जो कोड होते हैं वो मशीन कोड्स होते हैं, उन्हें हम एग्जीक्यूटेबल कोड्स भी कहते हैं। ऑलराइट, और यही जो exe फाइल होती है, असल में जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर या जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं वो अपने कस्टमर को सिर्फ यही वाली फाइल बस सेल करती है। जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो अपने कस्टमर को सिर्फ exe फाइल पकड़ाती हैं कि ये ले जाओ काम करो, ठीक है, क्योंकि रन होने वाली फाइल तो यही है। कस्टमर ये ले जाएगा, इसको चलाएगा तो उसका काम होना शुरू हो जाएगा, वो काम कर रहा है, हैप्पी, खुश, ठीक है। लेकिन वो कैसे बना, उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या क्या कोड टाइप करना पड़ा, वो सब कुछ तो यहाँ लिखा हुआ है आपकी .cpp फाइल में, वो कंपनी के पास, ठीक है। तो कंपनी या कोई भी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो अपने कस्टमर को सिर्फ exe फाइल देते हैं, क्योंकि कस्टमर को भी उतना ही चाहिए, ठीक है। उसको क्या करना है, कोडिंग सीख के, उसका काम चल रहा है exe फाइल से। क्लियर है? तो ये 3 एक्सटेंशंस होते हैं C++ के अंदर जब हम वर्क करते हैं। क्लियर? सो इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में C++ के डाटा टाइप्स। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ओके, सो अगर ये वीडियो आज का पसंद आया हो, ये फाइल फॉर्मेट्स और सारे एक्सटेंशंस आपको समझ में आए हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा ये यूट्यूब चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो, हर शॉर्ट और हर लाइव स्ट्रीमिंग का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए और क्विकली आप ज्वाइन कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच।
जय श्री राम।